तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि a और b क्या है। a और b जो है रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं, है ना। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है ना। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सी से, कैपिटल सी से। और क्या मैंने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है। एक होता है रियल पार्ट, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले, ठीक है। अब मानते हैं कि कोई क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। -5i मल्टीप्लाई 8i, ठीक है। और इसे मुझे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 हट जाए क्या हो गया? 40। और i इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर। अब यहां से मुझे आप बताइए कि आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर होता है -1। तो ये हो गया -1। तो यहां से हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40 आया। लेकिन क्या ये इस फॉर्म में है? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस फॉर्म में है, a प्लस आई बी के फॉर्म में है। कैसे है? क्यों? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या गलत होगा? 40 प्लस 0 इंटू आई। अब आया ना इस फॉर्म में। और अभी अभी मैंने बताया था कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट 0 होता है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर z था, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसी तरह अगर एक क्वेश्चन और ले हम लोग, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्या हो सकता है? लाइक -i प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई 2i और मल्टीप्लाई -1/8 आई का क्यूब, ठीक है। तो यहां से ये इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो -i इंटू 2i, तो ये हो गया -2i स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये हो गया -1/8 आई का क्यूब। तो ये हो जाएगा -i³ डिवाइड बाई 8 का क्यूब क्या होता है? 512, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 256 टाइम्स में। और ये हो गया -i² क्या होता है? -1। और ये हो गया माइनस, और i³ क्या होता है? -i। तो यहां से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। तो आंसर क्या है मेरा? आई आया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है? तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 0 प्लस आई इंटू 1 हो गया ना, a प्लस आई बी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर 0 हो, अगर उसका रियल पार्ट क्या हो? 0 हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। और जो प्योरली रियल होता है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या सारे के सारे रियल नंबर्स, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं जिसमें सिर्फ रियल पार्ट होते हैं। और अगर मैं सिर्फ एक नंबर लिख लूं 5, या फिर लिख लूं -3, ठीक है, या फिर लिख लूं 1/2, तो ये सब एक रियल नंबर्स है ना। ये एक रियल नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली रियल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली रियल। अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। 5 प्लस 0i, इसे लिख सकते हैं। -3 प्लस 0i, इसे लिख सकते हैं। 1/2 प्लस 0i, लिख सकते हैं ना।
इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, मतलब एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। मतलब कि सारा का सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन सारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स, क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स नीड नॉट बी रियल। ठीक है, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो भी सकते हैं, रियल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसको ए प्लस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आएंगे, और उसके लाने का तरीका क्या है इसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1 - का पावर 4। ठीक है, और इसे हम किस में लाना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, और z इक्वल टू ए प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर ये उस फॉर्म में भी नहीं है ना, तो इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 - का होल स्क्वायर का होल पावर 2। ठीक है, अब यहां से मैं अंदर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देता हूं। तो सभी को मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू वाई, तो 2y हो गया, और प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये हो गया 1, ये -2i और प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है, पावर 2। अब यहां से ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा अंदर क्या बचा, -2i और होल पावर 2। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और i का स्क्वायर आई स्क्वायर। तो यहां से हो गया आई स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं ना -1, हम लोग सीखे थे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो हो गया -4। अब लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट खुद से हम लोग जोड़ लेंगे 0 इंटू आई। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ में आया। तो हम लोग आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है -2 - 1/3i का होल पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। तो हमें जैसा कि मालूम है कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है क्या है, ए क्यूब -3a² b प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब का, तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो a क्यूब तो -2 का क्यूब -3a² b, 3a² तो -2 का स्क्वायर, और b मेरा कितना है 1/3i। ठीक है, प्लस 3 इंटू ab², तो a मेरा कितना है -2 और b मेरा क्या है 1/3i, तो ये हो जाएगा 1/3i का होल स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब, तो b मेरा कितना है 1/3i का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां से ये हो गया -2 का क्यूब कितना हो जाएगा
-8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो गया 3। अच्छा यहाँ से हम लोग 3 कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, ये हो गया 4 और ये हो गया I, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई, अब 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9, इतना तो सबको आता है, और I का स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर इसका पावर 3 है, तो 1/3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/27, और I का पावर 3 क्या हो गया, I³ हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां हम लोग चेंज कर सकते हैं वहां चेंज करेंगे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा I² को हम लोग क्या ले सकते हैं, -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर से 2 1 जा 2, और नीचे क्या है मेरे पास 3, ठीक है। अब यहां पर आते हैं -1/27, IQ हम लोग सीखे थे, IQ क्या होता है, -I होता है, तो ये हो गया -I, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस हम लोग प्लस कर सकते हैं इसको, तो हम लोग इसको कर देते हैं +I। अब यहां पर जो रियल पार्ट है उसको हम लोग एक जगह रखेंगे, तो ये -8 हो गया, ये +2/3 हो गया, और ये मेरा हो गया -4I। पहले हम लोग प्लस वाले को लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 1/27I -4I, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मेरा एलसीएम आया 3 और ये हो गया -24, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा +2। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पर हो गया I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 108, तो ये हो गया 108I, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो -24 + 2 क्या हो गया, -22/3, ओके। और 100 देखिए 1 - 100 कितना हो जाएगा, -107, क्योंकि -107/27I। अब ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म A+IB के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल क्यूब है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a² + 2ab + b²। अच्छा, और a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a²b + 3ab² + b³, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब मैं इसका क्वेश्चन का सेशन लेकर आऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब आगे का टॉपिक क्या है हमारा, वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब हेडिंग, चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, इक्वालिटी ऑफ, अपने अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z = क्या है मेरे पास, a + IB, ठीक है। तो मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, एक ले लूं Z1 और एक ले लेता हूं Z2, ठीक है। देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल C से, और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल z से, ठीक है। स्मॉल z याद रखिएगा, क्योंकि कैपिटल Z हमें इंटीजर्स बताता है, क्या बताता है, इंटीजर्स। कैपिटल Z हमें क्या बताता है, इंटीजर्स बताता है। स्मॉल z से हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, तो Z1 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, A1 + IB1, और Z2 क्या हो गया मेरे पास, A2 + IB2। बात हो रहा है इक्वलिटी का, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, Z1 = Z2। तो इक्वल होने के लिए जो पार्ट यहां पर है सेम यहां पर होना चाहिए, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है दोनों इक्वल होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट
और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि Z1 इक्वल टू Z2 अगर है तो हम बोल सकते हैं कि A1 इक्वल है A2 का एंड B1 इक्वल है B2 का। अब हमें ये बताइए आप लोग कि A1 क्या है और A2 क्या है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A1 जो है वो Z1 का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1, और A2 जो है वो Z2 का रियल पार्ट है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2। ये मैंने आपको लिखना सिखाया है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। तो यहां देखिए B1 मेरा क्या है, तो B1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है Z1 का और ये इमेजिनरी पार्ट है Z2 का, और ये दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। और जब ये ऐसा होगा तो Z1 और Z2 भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ का है। इसका मतलब होता है, इसको हम लिखते कैसे, आई डबल एफ, और आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब एकदम सीधा भाषा में आपको समझाते हैं। ठीक है, मतलब कि रास्ता दोनों तरफ का, मतलब जाने का भी रास्ता वही है और वापस आने का भी रास्ता वही है। मतलब हम दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल है, ध्यान सुनिएगा एकदम कान खोल के, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के रियल पार्ट्स और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कि हम लोग इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये Z1 Z2 क्या है, तो Z1 Z2 जो है वो मेरा कहां से बिलोंग कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 कहां से बिलोंग कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी को नहीं मालूम कि ये क्या कहलाता है तो इसे मैं बता दूं, ये कहलाता है बिलोंग्स टू। क्या कहलाता है, बिलोंग्स टू। Z1 Z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम लोग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इफ Z1 इक्वल टू, क्वेश्चन में देख लेता हूं, 2 माइनस आई वाई एंड Z2 इक्वल टू x प्लस 3i, x प्लस 3i। ठीक है, आर इक्वल फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। ठीक है, जरा ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर क्या बोला है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और Z2 है और दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब क्वेश्चन ये मुझे बोला है, क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी ये बोल रहा है कि Z1 और Z2 क्या है, इक्वल है। ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या है, गिवन। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में Z1 क्या दिया हुआ है, 2 माइनस आई वाई, और Z2 क्या है मेरे पास, x प्लस 3i। तो मैंने अभी बताया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे और होने चाहिए। नहीं होंगे तो फिर कैसे इक्वल हो जाएंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि इस पार्ट में रियल पार्ट कौन है, ये है, और इस पार्ट में रियल पार्ट कौन है, ये है। तो मेरा क्या हो गया, देयरफॉर
x इक्वल टू कितना आया, 2 आया। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए छोड़िए, हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Z1 इक्वल है Z2 का, दैट इंप्लॉइज कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 का, है ना। तो बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, तो Z1 का रियल पार्ट क्या है, 2, ये हो गया 2। और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है x, तो ये हो गया x। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। दूसरी बात कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 भी इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का, मतलब Z1 और Z2 के इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि Z1 और Z2 क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है। तो मैंने बताया था कि इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जो उसमें आयोटा का कोफिशिएंट होता है। तो यहां आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -y। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या हो गया, -y। और ये इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब मुझे बताइए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 में इमेजिनरी पार्ट ये है, और i का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, +3, तो हो गया 3। यहां से मेरा क्या आ गया, y इक्वल टू -3। आई बात समझ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में और दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और मतलब बेसिक लेवल से लेकर बोर्ड लेवल तक, देन उसके बाद जेई मेंस और एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इफ a प्लस बी माइनस आई 3a प्लस 2b, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है 5 प्लस 2i, और मैं फाइंड करना है क्या, फाइंड a एंड b। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, और ये दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इक्वल है। अब बच्चा, अगर क्वेश्चन नंबर इक्वल, अधिक दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल होंगे, तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो इस इधर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में, एलएचएस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है मेरे पास, a प्लस आई बी, ए प्लस बी। तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल होगा इधर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का। तो इधर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, 5, तो ये हो गया इक्वल 5 का। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे ये बताइए कि इक्वल के एलएचएस साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आई का कोएफिशिएंट होता है। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है, -3a+2b, -3a+2b इक्वल, और इक्वल के आरएचएस साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो यहां पर आई का कोएफिशिएंट है +2, तो हो गया 2। इसे हम लोग जरा अच्छे से लिख लेते हैं, -3a प्लस, सॉरी, प्लस माइनस -2b इक्वल 2, और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूं, तो ये आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा होगा, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारी चीज होते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेरे पास इक्वेशन, एक पहला है a प्लस बी इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है -3a-2b इक्वल टू 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं a को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि a को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा, a का पार्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा।
तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो ये मेरा जाएगा 3a 3b और 3 5 जा 15। ठीक है, अब क्या करो, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से +3b -2b क्या आ गया, b आ गया, और 15 +2 कितना हो गया, 17। तो b का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 17। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो a प्लस 70 इक्वल टू 5 होगा। देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 17, आंसर इज -12। a मेरा क्या आ गया, -12। तो क्वेश्चन में बोला था a और b का वैल्यू निकालने के लिए, तो a मेरा क्या हो गया, -12, और b क्या हो गया मेरे पास, 17। समझ में आया? चलिए, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये था। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उनका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे का टॉपिक जो है उसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाए, हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो तो मैं पहले बता देता हूं कि मैं यहां पर ज्यादा बकवास नहीं करता। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे अच्छे से टॉपिक को समझ पाएं। ठीक है, मैंने बहुत टीचर को देखा है कि क्लास में पढ़ाते कम है और बकवास ज़्यादा करते हैं इधर उधर की। तो वो सब नहीं करना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन लगाकर सिर्फ टॉपिक पर ध्यान देना है और पढ़ना है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो बात चलते रहेगी, मतलब आपके बीच और हमारे बीच। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हम लोग आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया, क्या बताया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब आप लोग टॉपिक डालिए, टॉपिक में हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात यह है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे, हमारा तरीका क्या होना चाहिए ऐड करने का। तो मैं मान लेता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, एक Z1 A1 प्लस IB1, और दूसरा मेरे पास क्या है, Z2 A2 प्लस IB2। ये समझाने के लिए सिर्फ है। ठीक है, मजा तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूं, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं, तो ऐड करने का तरीका होना चाहिए क्या, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, A1, और इसका रियल पार्ट क्या है, A2। ठीक है, प्लस फिर यहां देना है I। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, B1, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, B2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और भी उसको अच्छे से जानते हैं। तो मेरे पास जैसे गिवन है Z1 इक्वल टू 2 + 4i एंड Z2 इक्वल टू 4 + 3i। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2 हमें फाइंड करना है। तो Z1 प्लस Z2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो Z1 का रियल पार्ट क्या है,
टू प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है 4, ठीक है, प्लस I Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है +4 मतलब 4, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है +3, ये हो गया +3, ठीक है। तो यहां से ये हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6 प्लस, और 4 + 3 कितना हो गया 7, और ये हो गया I। तो ये मेरा आ गया क्या Z1 + Z2। बहुत इजी था, समझ आया सबको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं इसे नहीं बताने वाला। Z1 = 2 - 4I और Z2 = -7 + 6I, ठीक है। फाइंड Z1 + Z2, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल कर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में दे मारिए, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। ये बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं जो सबको मालूम होने चाहिए, और जिसको नहीं मालूम है तो आज उन्हें मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ये सब प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बेसिक चीजें हम लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। हाँ, उस समय ध्यान नहीं दिए थे इसलिए याद नहीं होगा, है ना। अक्सर बच्चे 6, 7, 8 क्लास में टॉपिक पर उतना ध्यान नहीं देते, है ना। इसलिए टॉपिक सिर्फ उसी समय तक याद रहता है जब तक एग्जाम रहता है, उसके बाद तो टॉपिक ही भूल जाते हैं लोग, है ना। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है वो आज उनको पता चल जाएगा, जिनको पता है वेरी गुड, उनके लिए रिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं इसे समझते हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब ये कॉम्यूटेटिव क्या है इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ओके। अब मैं ये बोलूं कि क्या Z1 और प्लस Z2 करूं, या फिर Z1 + Z2 करूं, या फिर Z2 + Z1 करूं, तो दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये दोनों सेम है। हा? क्या दोनों को जोड़ने पर आंसर सेम आएगा। तो आप लोग बेसिस में पढ़े होंगे, लाइक रियल नंबर्स को अगर बोले तो क्या रियल नंबर्स एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं। लाइक 2 + 3 = होगा 3 + 2 का, तो आपका आंसर होगा हाँ, यस सर, ये दोनों इक्वल होगा। तो सेम उसी तरह से Z1 + Z2 और Z2 + Z1, अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करूं तब भी इनका आंसर बदलने वाला नहीं है, ये दोनों इक्वल ही रहेगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, एडिशन इज एसोसिएटिव। बहुत लोगों को ये वर्ड ही नया लग रहा होगा एसोसिएटिव, कि सर ये एसोसिएटिव क्या होता है। तो एसोसिएटिव में हम लोग करते हैं क्या है कि अगर मेरे पास दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3, 4, 5 है, तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर का, तो 2 + 3 + 4, अगर इसका ऐड निकालना है तो ग्रुपिंग करके ऐड निकालना होगा। हमें पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, देन इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे 4 में। अच्छा, हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इससे ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले 2 और 4 को ऐड कर लेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 3 में ऐड कर देंगे। तो ये ग्रुपिंग करेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा हो
कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग जब ग्रुपिंग करके उसको ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। क्या इन तीनों में क्या रिजल्ट अलग आ रहा था? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, अलग नहीं आ रहा था। इसमें भी आंसर 9, इसमें भी आंसर 9 और इसमें भी आंसर 9, तीनों में आंसर 9 ही आया, है ना। तो उसी तरह अगर मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, कितने? तीन, तीन मान लेता हूं, क्या क्या? Z1 Z2 और Z3, है ना। तो फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने? थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या क्या? Z1 Z2 एंड Z3। तो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर मैं इनमें पहले Z1 और Z2 को जोड़ लूं, या फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 में अगर मैं पहले Z2 और Z3 को जोड़ लूं ग्रुपिंग करके, तब भी दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, समझ आया सबको? अब आते हैं थर्ड वन। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी, सॉरी 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 सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब जो रियल में होता है ना। तो क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे खोजना है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिलेगा जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर है, और वो क्या है? वो है द कॉम्प्लेक्स नंबर 0। अब आप बोलिएगा सर जीरो, क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सर? तो हाँ, मैंने आपको क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और a और b रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ऑलवेज होते हैं। तो क्या जीरो रियल नंबर नहीं है? है, जीरो एक रियल नंबर है। और क्या हम लोग जीरो को a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा सर लिख सकते हैं, लिख दिया ना, जीरो प्लस जीरो आई, जीरो को जीरो प्लस जीरो आई यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिए, जहां पर ए और बी क्या है? जीरो है, और जीरो इज अ रियल नंबर। और मैंने शुरू में बताया था आपको कि ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दो, या फिर इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दो, तो क्या उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे फर्क। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में ये जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। मतलब कि अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, z में अगर मैं जीरो ऐड करूं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में z को ऐड करूं, आंसर मुझे हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो ऐड कर रहा हूं या फिर जिसमें ऐड कर रहा हूं।
आया समझ में? तो जीरो मेरा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जीरो मेरा क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस एलिमेंट को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आइडेंटिटी में ऐड करेंगे, तो आंसर हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप यूज कर रहे हैं, या फिर जिसको आप ऐड कर रहे हैं, या जिसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये था क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा, चौथा प्रॉपर्टी और जो लास्ट प्रॉपर्टी, अच्छा इसको अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं ना। तो एक चौथा प्रॉपर्टी है मेरे पास क्या, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहां पर जीरो को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, तो जैसे हम लोग रियल नंबर में पढ़ते थे एडिटिव इनवर्स, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर टू का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू टू का एडिटिव इनवर्स -2 ही क्यों हुआ? तो आप बोलोगे क्या कि सर एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं जब हम किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करें तो आंसर हमेशा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आए। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आए। मतलब कि अगर हम टू के एडिटिव इनवर्स को टू में ही ऐड करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? जीरो। तो उसी तरह अगर मैं बोलूं कि जेड में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर मुझे एडिट आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, मतलब कि जीरो मिले। तो z में मैं अगर -z ऐड कर दूं, या फिर -z में मैं अगर +z ऐड कर दूं, तो मुझे आंसर हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और ये जो -z है, इसको क्या हम लोग कहेंगे? -z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z। -z है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? z का। और जीरो क्या है? जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आया? तो -z क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू, एक क्वेश्चन लेता हूं, z इक्वल टू दिया हुआ है 2 + 3i, और मुझे बोला है कि z का एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा? -z, क्योंकि माइनस और z मेरा कितना था? 2 + 3i। तो आंसर क्या हो जाएगा? -2 -3i। -2 -3i। समझ में आया? चलिए, तो ये था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनका कुछ प्रॉपर्टीज। टोटल हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिशन तो हो गया, अब जरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन, कि कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, एक है मेरे पास z1 a1 प्लस ib1, और एक है मेरे पास z2 a2 प्लस ib2।
ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो A1 प्लस आई B1, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस, और Z2 क्या है मेरे पास, A2 प्लस आई B2। अब जब मैं इसे ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट हटाकर, तो ये हो जाएगा -A2 और ये हो जाएगा -I B2। मतलब कि A1 माइनस A2 ये हो गया, फिर प्लस अगर मैं आई इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2। मतलब ये कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करना है तो उसके रियल पार्ट को सेपरेट करिए, प्लस आई इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ Z1 एंड माइनस Z2, Z1 और माइनस Z2 का एडिशन भी तो इसको कह सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास -Z2 क्या हो जाएगा, अगर मैं -Z2 निकालूं तो हो जाएगा -A2 माइनस IB2 हो जाएगा ना। और जब मैं इन दोनों को लिखूं यहाँ पर, Z1 कितना था मेरे पास, A1 प्लस IB1 प्लस, और -Z2 मेरा क्या आया था, -A2 माइनस IB2। तब भी जो है घुमा फिरा के बात वहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी, है ना। फिर जब यहां देखेंगे तो A1 माइनस A2 होगा और प्लस आई कॉमन लेंगे तो B1 माइनस B2 होगा, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास Z1 है -2 प्लस 3i और Z2 है मेरे पास 4 माइनस 6i, ठीक है। और हमें Z1 माइनस Z2 निकालना, क्या निकालना है, Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या है, -2 प्लस 3i, ठीक है, माइनस Z2 क्या है मेरे पास, 4 माइनस 6i। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 प्लस 3i -4 माइनस माइनस प्लस 6i। अब बताइए मुझे कि -2 -4 क्या होगा, तो हो जाएगा -6, और +3 + 6 क्या होगा, तो हो जाएगा +9i। हो गया ना, ये था सब्ट्रैक्शन Z1 माइनस Z2 का। अब बात यह है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या सब्ट्रैक्शन के भी वैसे ही प्रॉपर्टीज होते हैं। मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि सर अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिए, मतलब 4 प्रॉपर्टी और पढ़ाएंगे सर। तो बाबू ऐसा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉपर्टीज नहीं होते। क्यों नहीं होते इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूं। तो जब तक मैथ्स का हर एक टॉपिक हम लोग डिटेल में प्रूफ के साथ ना समझ लें, तब तक वो मैथ सही नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग पढ़ते वही हैं, हम लोग सीखते वही हैं जो 100% हर जगह सही हो मैथ्स में, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, क्या ये दोनों इक्वल है, तो थोड़ी देर सोचने के बाद आपके मन में ये जरूर आएगा कि सर जब मैं 2 माइनस 3 कर रहा हूं, जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर मेरा -1 आ रहा है, और जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर मेरा +1 आ रहा है। तो ये तो किसी भी तरह से ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब कि सब्ट्रैक्शन का ये क्या था, ऑर्डर मैंने चेंज किया, कॉम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू 4 प्लस 4i, ठीक है। अब मैं सबसे पहले Z1 माइनस Z2 निकालता हूं, तो Z1 माइनस Z2, तो 2 माइनस 4 और प्लस 3i माइनस 4i। तो यहां से ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा -i,
तो ये हो जाएगा माइनस आई, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, -2 -i। ठीक है। और अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्ट करूं, तब आंसर देखते हैं क्या आता है। क्या लगता है कि जो हमने सोचा था क्या वही आंसर आएगा? अब इस बार Z2 माइनस Z1 करना है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 प्लस 4i - 3i। तो यहां से ये 4 - 2 कितना हो गया, 2, और 4i - 3i कितना हो गया, i। क्या Z1 - Z2 इक्वल है Z2 - Z1 का? तब आपका आंसर क्या है कि सर ये तो इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन ना ही तो कॉम्यूटेटिव होता है ना ही एसोसिएटिव होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ना ही कॉम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। समझ आया? तो आज का ये क्लास बहुत लंबा हो गया है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। बस आप मेरे साथ रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्लास 11 है, क्लास 12 में तो आता नहीं है, लेकिन क्लास 11 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए, हर चीज को पढ़िए। और मेरा प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेशन होता है, लगभग मैं हर टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, तो उसे आप जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।